हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज की वीडियो में हम शब्द एवं उसके भेद के बारे में बात करेंगे और यकीन मानिएगा, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका शब्द एवं उनके भेद में कोई भी टॉपिक जो है छूटा नहीं रह जाएगा, कोई भी क्वेश्चंस आपका शेष नहीं रहेगा। तो चलिएगा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अगर बात बताता हूं कि शब्द आखिर होते क्या हैं। शब्द जो है वर्ण से मिलकर बनते हैं, वर्ण से बनते हैं अक्षर, अक्षर से बनते हैं शब्द। तो शब्द की मैं बात करूं, शब्द के आपके चार भेद होते हैं। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर एवं उनकी विकार एवं परिवर्तन के आधार पर। अगर मैं इस बात करता हूं कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर भेद होते हैं 5। तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी एवं संकर शब्द। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़। अगर मैं विकार एवं परिवर्तन के आधार पर बात करूं तो विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी शब्द। अगर मैं विकारी शब्दों की बात करूं तो विकारी शब्द आपके 4 भाग होते हैं, यानी कि विकारी शब्द के आपके 4 भेद होते हैं। सबसे पहला आपका संज्ञा आता है। संज्ञा के भी 3 भेद होते हैं और 5 भेद भी होते हैं। सर्वनाम की अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पर, तो सर्वनाम भी आपके 6 भेद होते हैं। तीसरे नंबर की बात करूं तो विशेषण शब्द आता है। विशेषण भी एक विकारी शब्द है और विशेषण आपके 4 भेद होते हैं। चौथे नंबर पर आता है आपका क्रिया। आपके क्रिया के भी 3 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर अगर मैं बात करूं तो अर्थ के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं और अगर मैं कर्म की बात करूं, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पर क्रिया के 10 भेद होते हैं। अभी बात कर लेते हैं अविकारी शब्दों की। तो अविकारी जो शब्द हैं उनके भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय बोधक एवं समुच्चय बोधक अव्यय। तो अविकारी शब्दों के भी आपके 4 भेद हुए। देखो वीडियो थोड़ा जो है लंबा होने वाला है, क्योंकि वीडियो में हम सारी चीज शब्द के बारे में सारे के सारे भेद एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको सारी चीजें जो है डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। बहु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो आप जानते हैं बहु कैसे लिखा जाता है, बहुए होंगे, बहुआ होगा, बहुए होगी या बहुए। तो जो बहु का आपका बहुवचन हो जाएगा तो वो लिखा जाता है बहुए, इस तरीके से आपका लिखा जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। मेरी बहन स्कूल से आई है, इस वाक्य में बहन का पद परिचय दीजिए। अब इसने कहा है क्या कि मेरी बहन आई है स्कूल से, तो इसमें बहन बताना है कि बहन आखिर होगा क्या। अभी मैं अगर बहन की बात करूं तो बहन आपकी होती है संज्ञा। अब संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा होती है? संज्ञा के अंदर ये जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जैसे कार, साइकिल, माता, पिता, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर होगा तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का नाम आता है। क्या आता है? नाम आता है। जैसे राम, श्याम, रोहन, या किसी देश का नाम आ जाएगा, जैसे इटली, फ्रांस, यूरोप। अगर मैं खाली देश की बात करता हूं तो वो एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, इसने बहन के बारे में पूछा है तो बहन एक जातिवाचक संज्ञा है। अभी देखो पहले वाले ऑप्शन में जातिवाचक तो बिल्कुल नहीं है आपका,
दूसरे वाले में भी जातिवाचक बिल्कुल नहीं है और ना ही तीसरे वाले में जातिवाचक है। तो आंसर हो जाएगा आपका एक तरीके से तीसरा आंसर आपका ठीक हो जाएगा। यानी कि बहन आपकी एक तो स्त्रीलिंग है, बिल्कुल है, एक वचन भी है और ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है और ये एक कर्ता कारक भी है। अब ये कर्ता कारक और ये कर्म कारक क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कारक आखिर होते क्या हैं? कारक जो होते हैं क्रिया के साथ यूज होते हैं। क्या होते हैं जी? इनको क्रिया के साथ यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, कारक का संबंध सीधा क्रिया से होता है। अगर मैं कारक की बात करूं तो हिंदी में कारक की संख्या आपकी 8 होती है, जबकि संस्कृत में कारक की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अभी आपने देखा होगा कि एक कहावत है कि हे बच्चा, राम ने रावण को सीता के लिए लक्ष्मण की सहायता से अयोध्या से जाकर लंका में बाण से मारा। यानी कि यहाँ पर कैसे कारक आते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संबंध काकी के अपादान से अधिकरण में पेपर। तो ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे कारक चिन्ह है। अभी कर्ता की बात करते हैं। कर्ता कारक और ये कर्म कारक क्या होते हैं? देखो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कि आखिर कर्ता कारक होता क्या है। कर्ता कारक वो होता है जिसके अंदर कर्ता की प्रधानता होती है। अब ये कर्ता क्या होता है? कर्ता जो होता है काम को करने वाला होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, क्या है जी? मैं कहता हूं राम पढ़ता है। अब मैं कहता हूं राम पुस्तक पढ़ता है, क्या जी? राम पुस्तक पढ़ता है। अभी इसके अंदर राम क्या है? राम है कर्ता, यानी कि काम किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा हो रहा है, तो राम है आपका कर्ता। अब ये पढ़ना क्या है जी? पढ़ना है आपकी क्रिया। क्या है? क्रिया। अब मैं कहता हूं इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये है राम यानी कि कर्ता। इसके अंदर कर्म नहीं है। क्या है जी? इसके अंदर कर्म नहीं है, तो ये क्या है? कर्ता प्रधान वाक्य है। क्या है? कर्ता प्रधान वाक्य है, तो इसको बोलेंगे हम कर्ता। तो इसमें जो लगेगा आपका वो कर्ता कारक यूज होगा। लेकिन इसकी बात करूंगा कि पढ़ता है, अगर मान के चलो पढ़ता है, अगर ये होता, अभी इसको देखो, इसके अंदर क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें पढ़ने का काम क्या हुआ है? इसमें पढ़ने का काम हुआ है पुस्तक का। तो यानी कि ये आपका एक कर्म प्रधान वाक्य है। क्या है जी? कर्म प्रधान वाक्य है। तो इसी को बोलते हैं एक तरीके से कर्ता कारक और कर्म कारक। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आखिर कर्ता कारक और कर्म कारक क्या होते हैं। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पास के मकान में रहने वाली औरत मेरी परिचित है, तो इसमें बताना है रेखांकित पदबंध पहचानिए। अभी देखो ध्यान से, इसने कहा है पास में रहने वाली औरत, तो यानी कि पास में कौन रह रहा है? औरत रह रही है। तो औरत के बारे में बात की है इसने, तो औरत क्या है? तो औरत एक संज्ञा है। संज्ञा में भी कौन सी औरत है? संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अभी कैसे है देखो ध्यान से। तो औरत की मैं बात करता हूं। औरत क्या है? आपकी एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये आपका एक संज्ञा पदबंध हो जाएगा। लड़का पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पुस्तक का पद परिचय दीजिए। अभी देखो इसने कहा है कि लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक क्या है आपकी? पुस्तक आपकी एक संज्ञा है। क्या है जी? पुस्तक आपकी एक संज्ञा है। यानी कि कौन सी संज्ञा है? एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर पुस्तक का कुछ नाम होता जैसे गलीवर्स ट्रेवल, तो ये क्या हो जाती है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। बट इसका कुछ नाम नहीं दिया है, जैसे भागवत, महाभारत, कुरान, इस तरीके से अगर इसका कुछ नाम होता तो ये आपकी एक क्या हो जाती? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। बट ये क्या है? आपकी एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? लड़का पुस्तक पढ़ता है। मैंने अभी आपसे बताया था कि अगर लड़का पुस्तक पढ़ रहा है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा?
अगर ये होता कि लड़का पढ़ रहा है तो ये हो जाता कर्ता प्रधान वाक्य है, लेकिन लड़का क्या कर रहा है, इसके अंदर क्या कर्म हुआ है कुछ, जी हाँ बिल्कुल कर्म हुआ है पुस्तक पढ़ने का, तो ये एक कर्ता प्रधान वाक्य है। कर्ता नहीं, ये क्या है, एक कर्म प्रधान वाक्य है। क्या है जी, क्योंकि इसके अंदर पुस्तक पढ़ने का काम हुआ है, तो ये एक कर्म है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जातिवाचक है ये, बिल्कुल ठीक है। अभी क्या आपको जातिवाचक कोई से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो यानी कि आप स्टार्टिंग में ही आप लगा सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। निम्न में से कौन सा बहुवचन है, बताइएगा। मैं, तुम, आप लोग या फिर राधिका। अब राधिका तो बहुवचन हो नहीं सकती, ना ही मैं ना ही तुम, तो क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरि ग्रंथ पढ़ेगा, इस वाक्य को कर्मवाच्य में लिखिए। तो ऑप्शन हो जाएंगे आपसे, हरि से ग्रंथ पढ़ा गया, हरि से ग्रंथ पढ़ी जाएगी, हरि से ग्रंथ पढ़ा जाएगा, या हरि ने ग्रंथ पढ़ा। अभी इसको आपको बताना है कि ये कौन सा वाच्य होगा, इसमें बताना है आपको कर्म वाच्य कौन सा है। तो अभी देखो इसको ध्यान से, जो आपको वाच्य होते हैं, वाच्य आखिर होता क्या है, वाच्य आपके तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कर्तावाच्य, दूसरे नंबर पर आता है आपका कर्मवाच्य, तीसरे नंबर पर आता है आपका भाववाच्य। यानी कि कर्तवाच्य वो होता है जिसके अंदर कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे राम स्कूल जाता है, क्या जी, राम स्कूल जाता है, ठीक है। तो ये जाता है, ये जो क्रिया आई है वो राम के अकॉर्डिंग आई है। राम क्या है आपका, एक सिंगुलर पर्सन है। क्या है जी, सिंगुलर पर्सन है आपका, और उसमें भी क्या है, पुरुष है। तो पुरुष के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आई है, यानी कि क्रिया आई है। बट अगर ये हो जाता तो मैं इसको बोलूंगा ये एक कर्ता प्रधान वाक्य है। क्या है जी, ये एक कर्ता प्रधान वाक्य है। बट ये ऐसा हो जाता कि राम क्रिकेट खेलती है। क्या है जी, राम क्रिकेट खेलती है, राम क्रिकेट खेलती है, तो ये हो जाएगा। अभी देखो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई, क्या राम के अकॉर्डिंग वर्ब आई, जी नहीं, किसके अकॉर्डिंग वर्ब आई, इस क्रिकेट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आई। यानी कि क्रिया आई किसके अकॉर्डिंग आई, आपकी कर्म के अकॉर्डिंग आई। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा, ये एक कर्म प्रधान वाक्य हो जाएगा। तो इसको बोल लेंगे कर्तवाच्य। ठीक है, अभी आता है आपका भाववाच्य। आखिर क्या होता है भाववाच्य की अगर मैं बात करता हूं तो भाववाच्य आपका वो होता है जिसके अंदर क्रिया प्रधान होती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, तो इसके अंदर क्या है, आपको नए नहीं नुकुर वाले क्या मिलेंगे, सेंटेंस मिलेंगे। तो आप डायरेक्ट देख के पहचान जाओगे कि ये क्रिया प्रधान वाक्य है, यानी कि एक भाववाच्य है। जब भी आपको कहीं निगेटिविटी नजर आ जाएगी तो समझ लेना वो आपका एक भाव प्रधान वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। अभी देखो इसके अंदर क्या है, हरि ग्रंथ पढ़ेगा, तो इस वाक्य में बताना है कर्मवाच्य, बताना है कौन सा होगा। तो कर्मवाच्य क्या होगा, अभी देखो इसको ध्यान से। उसने कहा है पढ़ेगा, क्या जी, उसने कहा है पढ़ेगा। अभी अगर पहला ऑप्शन आप देखोगे तो पढ़ा गया, तो पढ़ा गया तो वो तो हो नहीं सकता। अब उसने कहा पढ़ी जाएगी, तो क्या ग्रंथ कभी पढ़ी हो सकती है, नहीं हो सकती। अब उसने कहा है हरि ने ग्रंथ पढ़ा, अभी तक पढ़ लिया वो ग्रंथ, लेकिन उसने कहा है क्वेश्चन में पढ़ेगा। तो तीसरा आंसर आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा कि हरि से ग्रंथ पढ़ा जाएगा, क्योंकि वो अब तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, आई बात आपके समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। मेरी बहन स्कूल से आई है, इस वाक्य में आई है पद का परिचय दीजिए। ये अकर्मक क्रिया है, भाववाच्य है, या वर्तमान काल है, या एक वचन स्त्रीलिंग है, या आप ऑप्शन दे सकते हैं इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये बताना है आपको कि इसके अंदर आई है पद का परिचय क्या है, ये जो आई है ये क्या चीज है।
अभी इसने देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, इसने अकर्मक क्रिया दी है, भाववाच्य दिया है, वर्तमान काल दिया है, एक वचन और स्त्रीलिंग। तो एक वचन तो ये बिल्कुल है, अब ये स्त्रीलिंग भी है, बिल्कुल है। अब पता करना है क्या ये वर्तमान काल है, स्कूल से आई है। अभी क्या आई है, क्या ये वर्तमान काल है? नहीं, वो आ चुकी है। तो ये वर्तमान तो बिल्कुल हो नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से भूतकाल में बात चली गई। तो यानी कि पहला और तीसरा ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो नहीं सकता। अभी इसने कहा है भविष्यत काल। अभी चौथा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो क्या भविष्य में बात हुई है? नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, दूसरा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। अकर्मक क्रिया, कृतवाच्य, आसन भूतकाल, एक वचन एवं स्त्रीलिंग। अगर मैं आपसे बात करूं क्रिया की, तो क्रिया आपकी दो तरह की होती है। एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया और एक होती है आपकी अकर्मक क्रिया। अभी मैं इसका एग्जाम्पल और बता देता हूं आपको। जैसे राम स्कूल जाता है, इसको हटा देता हूं मैं। राम पढ़ता है, और दूसरा एग्जाम्पल है आपका राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। तो अभी देखो राम इसमें क्या है, करता है। क्या है जी? करता है। तो इसके अंदर क्या कोई कर्म है? इसके अंदर कोई कर्म नहीं है, खाली पढ़ने का काम हुआ है। लेकिन क्या चीज पढ़ी गई वो नहीं पता। लेकिन दूसरे वाले में आप देखोगे ध्यान से कि दूसरे वाले के अंदर कर्म हुआ है। तो ये है आपका कर्म। तो जिसके अंदर स कर्म हो, स मतलब साथ में, जिसके अंदर साथ में कर्म हो उसी को बोलते हैं सकर्मक क्रिया। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया, जिसके अंदर कर्म मौजूद ना हो। तो आइएगा, चलिएगा देखते हैं इसको। कृतवाच्य मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अभी भूतकाल की बात कर लेते हैं। भूतकाल की बात करूंगा मैं अगले क्वेश्चन की में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इसने कहा है परिश्रम करने वाला छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। क्या होगा जी? परिश्रम करने वाला छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। तो इसने कहा है रेखांकित पदबंध पहचानिए। इसने कहा है परिश्रम करने वाला कौन है? छात्र की बात करी है इसने। अभी अगर इसने छात्र की बात करी है तो छात्र क्या है आपका? एक छात्र आपका एक संज्ञा है। और संज्ञा भी कौन सी संज्ञा है? संज्ञा आपकी जातिवाचक संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा, ये एक आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। अभी भूतकाल की बात देख लेते हैं। इसने कहा है भूतकाल के कितने वेद होते हैं। तो भूतकाल के अगर मैं आपको बताऊं तो भूतकाल के आपके 6 वेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं उसको जानते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल की बात करते हैं। अगर सामान्य भूतकाल के अंदर या ये आपको दिखाई देते हैं तो वो सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल है। सामान्य भूतकाल में आपका जैसे राम आया, मोहन गया, उसने खाया, तो ये सभी आपके सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। आसन भूतकाल की अगर मैं बात करूं तो आसन भूतकाल में आपका राम आया है, मोहन खाया है, राम सोया है, नेहा नहाई है, राम ने गाया है। तो एक तरीके से या ये के साथ में आपका अगर है लग जाए तो समझ लेना वो आपका आसन भूतकाल का उदाहरण है। अभी बात करता हूं मैं पूर्ण भूतकाल की। अगर पूर्ण भूतकाल की मैं बात करता हूं तो पूर्ण भूतकाल के अंदर आपका या ये के साथ में था लग जाएगा। जैसे राम आया था, मोहन नाचा था, वह गया था। इस तरीके के एग्जाम्पल आपके पूर्ण भूतकाल के उदाहरण होंगे। अगर मैं अपूर्ण भूतकाल की बात करूं तो जिसके अंदर रहा था, रही थी या रहे थे आते हैं, वो आपका अपूर्ण भूतकाल के अंदर आ जाएंगे। अगर संदिग्ध भूतकाल की बात करें तो संदिग्ध भूतकाल में
होगा, होगी, होंगे आपको देखने के लिए मिलेंगे। हेतु हेतु मद भूतकाल में आपके दो वाक्य मिश्रित होते हैं, यानी कि अगर वह पढ़ लेता तो पास हो जाता। तो इस तरीके के आपके एग्जाम्पल हेतु हेतु मद भूतकाल के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज क्यों चुप हो, में रेखांकित पद बताइए। तो इसने कहा है कक्षा में शोर मचाने वाले कौन, तुम की बात करी है। तुम क्या है, आपका एक सर्वनाम है। क्या है जी, तुम आपका एक सर्वनाम है। तुम के अंदर क्या क्या आते हैं, सर्वनाम के अंदर क्या क्या आते हैं आपके, मैं, तुम, वे, उनको, उन्हें, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सर्वनाम पदबंध। टोपी शब्द का बहुवचन बताना है, क्या होता है। तो टोपिया का बहुवचन कैसे लिखा जाता है, टोपिया लिखा जाता है आपका इस तरीके से। किस तरीके से लिखा जाता है, टोपिया लिखा जाता है ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरी बड़ी बेटी मुंबई जा रही है, मेरे रेखांकित पदबंध बताइए। इसने कहा है मेरी बड़ी बेटी मुंबई जा रही है। कौन जा रही है, मेरी बड़ी बेटी की बात हुई है। तो बेटी आपका क्या है, एक संज्ञा है। तो संज्ञा भी कौन सी है, बेटी बात करेंगे तो जातिवाचक संज्ञा की। किसकी बात करेंगे, ये एक जातिवाचक संज्ञा है आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करें। नहर, नहर। नहर क्या होता है जी, नहर बोलते हैं हम शेर को। किसको बोलते हैं, शेर को। और नहर आप जानते हैं पानी की कुलिया होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। निम्न में से दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अभिहित, अविहित, अभिहित, अविहित। तो अभिहित क्या हो जाएगा, अभिहित हो जाएगा आपका कहा हुआ, और अभिहित हो जाएगा आपका अनुचित। जबकि आस्तिक होता है आपका ईश्वर में विश्वास करने वाला। अनुचित आप सभी जानते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के स्त्रीलिंग रूप वाला सही विकल्प है। तो नौकर का बताना है आपको, क्या हो जाएगा। तो नौकर का नौकरी हो जाएगा, नौकराइन हो जाएगा, नौकरानी हो जाएगा, या फिर नौकरीन हो जाएगा। तो नौकर का क्या हो जाएगा, नौकरानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नौकरानी हो जाएगा। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। इसने कहा है निम्न में से भक्षक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। भक्षक का क्या हो जाएगा जी, भक्षक का हो जाएगा बक्षिका। क्या हो जाएगा, बक्षिका। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। और बक्षिका कैसे लिखा जाता है, बक्षिका लिखा जाता है इस तरीके से। कैसे लिखा जाता है, ऐसे। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे, में रेखांकित पदबंध बताना है। अभी इसने कहा है चोट खाया हुआ कौन है, तुम। किसकी बात करी है इसने, तुम की बात करी है। और तुम क्या आता है, सर्वनाम पदबंध के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे कौन सा कारक कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं आप संप्रदान कारक। संबंध, अभी देखो पदान से होता है, संबोधन काकी के, कर्म का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, और संप्रदान का के लिए। तो क्या हो जाएगा आंसर, संप्रदान कारक हो जाएगा आपका। जब किसके दूसरे के लिए कुछ कार्य किया जाता है या किसी को दूसरे को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी कौन है, निर्वाचन, बिल्कुल ठीक है। स्वामित्व, स्वामित्व ऐसे नहीं लिखा जाता। स्वामित्व कैसे लिखा जाता है, स्वामित्व लिखा जाता है, स्वामित्व, स्वामित्व लिखा जाता है इस तरीके से। और आचरण भी आपका ठीक है और व्यवसाय भी आपका क्या है, ठीक है। हाथी शब्द का बहुवचन, हाथी का हाथियां होता है, हाथी होता है, हाथियां होता है, या फिर हाथी। जी हाथी का बहुवचन भी आपका हाथी ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानी का पर्यायवाची पूछा हुआ है इसने, कौन सा? नहीं है। तो पानी क्या होता है? पानी पावक तो नहीं होता। पावक किसका होता है? पावक होता है अग्नि का। अग्नि अनल पावक क्या होता है? अग्नि का होता है। तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। जबकि वारी, अंबु और उदक क्या है? आपके जल के पर्यायवाची हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग क्या है? देखो ध्यान से, तेल है, सब शरबत है, घी है या परवरिश है। तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? क्या शरबत होगी आपकी? जी नहीं। शरबत के अंदर क्या आते हैं आपके? चीनी और गुड़ आते हैं। उसका जो स्वाद होता है एक तरीके से वो आता है शरबत के अंदर। घी भी आपका क्या है? एक तरीके से पुल्लिंग है। तो परवरिश आपका क्या हो जाएगा? परवरिश आपका एक स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल से संबंधित है? मैंने आपको सभी बताए, भूतकाल के आपके 6 भेद बताए। अपूर्ण भूतकाल के अंत में मैंने आपको बताया था अगर रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो वो समझ लेना आपका वो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसकी आशा न की जाए वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? असमर्थ क्या होता है? जो काम करने लिखने में असमर्थ ना हो उसको बोलते हैं असमर्थ। अप्रत्याशित क्या होता है? जिसकी आशा न की गई हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। अपाठ्य जिसको पढ़ा ना जा सके, और अभेद्य जिसको भेदा ना जा सके, जिसका भेद करना पॉसिबल ना हो। तो आज के जो है क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको जो है मैं कुछ डिटेल में बता देता हूं शब्द के भेदों के बारे में। शब्द के आपके 4 भेद होते हैं। मैंने सबसे पहले आपको भेद बताया था उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है आपका देशी, विदेशी एवं संकर शब्द। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्द की। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जिनकी आप संस्कृत बना सकते हो उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। यानी कि संस्कृत के शब्दों को एक तरीके से तत्सम शब्द बोला जाता है। तद्भव शब्द आपके हिंदी भाषा के शब्द होते हैं, यानी कि एक तरीके से जो अपभ्रंश के शब्द होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द बोलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका देशी शब्द। देशी शब्द में आपके जो देश में जन्मे हुए शब्द हैं वे आ जाएंगे। जैसे आपका लोटा हुआ, जैसे बेपैंदी का लोटा हुआ, बेपैंदी हुई। तो ये एक तरीके से जो आपके गांव देहात में यूज होते हैं। विदेशी शब्दों की बात करूं तो आगत शब्दों को विदेशी शब्द भी कहा जाता है, जो विदेश से आए हुए शब्द हैं। पांचवा आता है आपका संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द मिश्र शब्द होते हैं, यानी कि जो 2 भाषाओं से लिए गए शब्दों को हम क्या कहते हैं? आपके संकर शब्द कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपके रचना के आधार पर शब्द के भेद। सबसे पहले नंबर पर आता है रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे परंपरागत शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे मैं बात करता हूं राम, जैसे मैं बात करता हूं शेर की, तो शेर को आप से और रे में नहीं तोड़ सकते। तो ये ऐसे आप नहीं तोड़ सकते। जैसे आप लेंगे पानी, तो पानी को भी आप नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो ये आपके क्या है? ये वे परंपरागत शब्द है जिनके आप टुकड़े नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर आते हैं आपके यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके आगे पीछे आप उपसर्ग या प्रत्यय लगा सकते हैं। या फिर मैं बात करता हूं जितने भी आपके संकर शब्द होते हैं वे सारे के सारे आपके यौगिक में आ जाएंगे। तीसरे नंबर पर आता है आपका योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? योग रूढ़ शब्द जितने भी आपके बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं वे सारे के सारे आपके योग रूढ़ के अंदर आ जाएंगे। तीसरे नंबर पर शब्द के भेद आते हैं प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर। तो प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वे एक बार देख लेते हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी एवं अनेकार्थी शब्द। चौथे नंबर पर आते हैं शब्द के भेद विकारों के आधार पर एवं परिवर्तन के आधार पर। तो शब्द के भेद जो है विकार के आधार पर
दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके विकारी शब्द और दूसरे होते हैं आपके अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंदर आपके चार भेद आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। और क्रिया के भी आपके तीन तरीके के भेद आते हैं: कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर एवं प्रयोग के आधार पर। विकारी शब्दों को पदबंध भी कहा जाता है। विकारी शब्द के अंदर हमारा सबसे पहला भेद आता है संज्ञा का। संज्ञा के आपके तीन भेद भी होते हैं और पांच भेद भी होते हैं। संज्ञा के तीन भेद कौन कौन से हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। ये तीनों आपके संज्ञा के भेद हैं। पांच कब होंगे? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगा और समूहवाचक संज्ञा आ जाएगा। जो द्रव्यवाचक संज्ञा है और जो समूहवाचक संज्ञा है वो आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। तो कब आपके तीन भेद होंगे और कब आपके संज्ञा के पांच भेद होंगे ये मैंने आपको बता दिया है। सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आपके 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आपका मैं और हम आ जाएंगे, तू, तुम, तुम्हारे आ जाएंगे। एवं अन्य पुरुष में ये, वे, उनके, उन्हें, ये सभी आ जाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर पर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथे नंबर पर आता है निजवाचक सर्वनाम। पांचवें नंबर पर आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठे नंबर पर आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में हम निश्चय कर देते हैं कि भाई ये पेंसिल मेरी है, ये कुत्ता मेरा है, वह मेरा आदमी है। तो यानी कि हमने एक तरीके से उसको स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये चीज़ मेरी है। इसी तरीके से अनिश्चय में क्या होगा? उसमें कुछ कंफर्म नहीं होता है कि ये चीज़ किसकी है, किसकी नहीं है। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है? निजवाचक सर्वनाम में मैं बात करूं तो एक तरीके से निजता की बात होती है। जैसे वह अपना काम स्वयं कर लेगा, वह गाड़ी में अपने आप चला जाएगा, उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, वह सारे काम खुद ही करता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में सारे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे एक तरीके से। संबंधवाचक में आपका संबंध बताया जाएगा। जैसे यह कार उसकी है, यह कार राम की है, यह उसका भाई है, जितनी आमदनी उतना खर्चा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो एक तरीके से सर्वनाम के अंदर, संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर आपका रिलेशन बताया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है आपका विशेषण। विशेषण आखिर क्या होती है? विशेषण किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। जैसे मैं बात करता हूँ नीली साड़ी की, किसकी बात करता हूँ? जैसे मैं बात करता हूँ नीली साड़ी, नीली साड़ी। तो एक तरीके से साड़ी की विशेषता बताई गई है, नीले रंग की है। क्या है? साड़ी की विशेषता बताई है कि साड़ी है आपकी नीली। तो नीली क्या है? एक तरीके से आपकी विशेषण है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको बोलते हैं विशेष्य। तो विशेषण भी आपके 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आती है आपकी गुणवाचक विशेषण, दूसरे नंबर पर आती है आपकी संख्यावाचक विशेषण, तीसरे नंबर पर आती है आपकी परिमाणवाचक विशेषण और चौथे नंबर पर आती है आपकी सार्वनामिक विशेषण। गुणवाची विशेषण में क्या होता है? चीज़ों के गुण बताए जाते हैं। जैसे यह साड़ी कैसी है? तो यह साड़ी नीले रंग की है। घोड़ा कैसा है? काले रंग का है। तो एक तरीके से उसकी विशेषता बताई जाती है। लंबा है, छोटा है, मोटा है, पीला है, लाल है, कैसा है, तो उसकी एक तरीके से विशेषता बताई जाएगी गुणवाचक में। उसके बाद आता है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण में क्या होता है? 2 तरीके के आपके संख्यावाची विशेषण होता है। एक तो निश्चय संख्यावाची और एक होता है अनिश्चित संख्यावाची। तो निश्चित संख्यावाची में मेरे 3 भाई हैं, तो ये एक निश्चित संख्यावाची विशेषण है। हजारों मीटर कपड़ा जल गया, हजारों की भीड़ में लोग मारे गए, तो ये आपके क्या है? ये आपके अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। परिमाणवाची में विशेषण में क्या आ जाएगा? मुझे 2 किलो सेब चाहिए, तो ये क्या है? आपका एक परिमाण है और वो भी निश्चित परिमाणवाची। और अगर अनिश्चित की बात करूंगा, जैसे गिलास में थोड़ा दूध है,
अब दूध कितना है वो तो बताया नहीं, तो ये क्या है आपका एक परिमाणवाची विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण में आपका सर्वनाम का यूज होता है, जैसे यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यह किताब मेरी है, यह गाय 10 लीटर दूध देती है, वह लड़का अवश्य सफल होगा, वे लोग अत्यधिक परिश्रमी हैं। तो ये क्या है आपकी एक सर्वनामिक विशेषण है जिसके अंदर यह वह ये वे का यूज किया गया है। तो इसके अंदर एक तरीके से सर्वनाम का यूज किया जाता है। अगर मैं क्रिया की बात करूं तो क्रिया के मैंने आपको भेद बता दिए थे, अर्थ के आधार पर, कर्म के आधार पर एवं भाव के आधार पर। तो कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर आपके 8 भेद होते हैं और भाव के आधार पर आपके 10 भेद होते हैं। विकार एवं परिवर्तन के आधार पर शब्द का दूसरा भेद अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय। यहीं पर जो है आज वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बस टॉपिक आपके काफ़ी ज़्यादा हैं। हमने जितना डिटेल से बताना था हमने आपको इसमें पूरी कोशिश करी है कि पूरी डिटेल से बताया जाए। अगर फिर भी आपको और अच्छे तरीके से समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम पर्टिकुलर एक टॉपिक की अलग से डिटेल वीडियो बना देंगे जिसको आप देख सकते हैं। तो चलिएगा वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं आज। और अगर आपको वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।